अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म शिबर का PYQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद गुलरेज़ अहमद है। मैं आपका बायोलॉजी मेंटोर हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो चैप्टर है वो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जो क्लास 10th का चैप्टर है। लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद जो चैप्टर बचे हैं वो ऐसा वाले हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी साल सवाल आते हैं किसी साल नहीं आते। बहरहाल इस लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में पहले चैप्टर ऐसा है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल मिल सकते हैं, थोड़े से कैलकुलेशन का भी सहारा लेना पड़ सकता है। ओके, लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर जो है वो क्या है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशंस, जिसमें अब ये एवोल्यूशन वाला पार्ट तो कट चुका है एनसीईआरटी से, बट हेरिडिटी है। पर अभी 11th एंट्रेंस में इस सिलेबस में जो है वो पुराना ही अपडेशन के हिसाब से हम बात करें, अभी नया कोई अपडेट आया नहीं है, तो एवोल्यूशन हेरिडिटी दोनों है, तो इसीलिए हम लोग सवाल दोनों का देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल है अपना, क्या कह रहा है, नाशिया इज अ, ये एक फसल्स का नाम है। नाशिया क्या है, फसल्स का नाम है। नाशिया ये क्या था, एक फसल्स है। फिश के फसल्स का नाम होता है, फिश के फसल्स का नाम है, फिश के फसल्स का नाम है। ऐसे जैसे कि आपने और भी फसल्स के नाम सुने होंगे, एमोनाइट सुना होगा, एमोनाइट सुना होगा, एमोनाइट इनवर्टिब्रेट के फसल्स के नाम है, इनवर्टिब्रेट्स के फसल्स के नाम है, इनवर्टिब्रेट्स। लेकिन हमारा आंसर यहीं पे मिल जाता है, फिश के फसल्स का नाम क्या है, नाशिया। तो फिश के फसल्स का, फसल फिश, बी ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए हम लोग मूव ऑन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सवाल क्या है, सवाल, द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल इज सेलुलर। ये 24 का क्वेश्चन है। 25 में एक ही सवाल आया था, 24 का ये सवाल है, इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का लिए यानी कौन सा प्रोटीन बनेगा, ये इंफॉर्मेशन कहाँ होता है, तो डीएनए में होता है, डीएनए में होता है। डीएनए है ना, डीएनए तुमने ऐसे बनाए होगे, इस डीएनए में एक खास सीक्वेंस है, यहाँ पे एक सीक्वेंस है, कोई खास सीक्वेंस है, ये पहले आरएनए में चेंज होगा, ये आरएनए बनेगा, तो इस खास सीक्वेंस से हिसाब से यहाँ पे एक सीक्वेंस डेवलप होगा, उसके बाद प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनेगा एक खास सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे खास तरह के अमीनो एसिड बनेगी, यानी खास तरह की प्रोटीन होगी। तो कौन से प्रोटीन बनना है, इसका इंफॉर्मेशन एक्चुअली में डीएनए में ही तय होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, डीएनए, डीएनए। ठीक है, डी ऑप्शन, ठीक है, राइट ऑप्शन लगा दिया। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था। 24 में ही एक और क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से, इन प्लांट, चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, कैलकुलेटिव है। इन पी प्लांट में ग्रीन राउंड सीड इज क्रॉस विथ येलो रिंकल सीड, देन F1 जनरेशन, F1 प्रोजेनी में सीड क्या क्या होगा, पढ़ा होगा आपने। देखो ग्रीन के लिए हम लोग थोड़ा सा चले करते हैं, व्हाइट कलर का मार्क कर देते हैं जो आपको दिखाई देगा। ग्रीन के लिए जो हम लोग जीन सेलेक्ट करते हैं वो स्मॉल वाई सेलेक्ट करेंगे। येलो के लिए जो जीन सेलेक्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए अपनी तरफ से, प्लांट में ऐसा लिखा हुआ नहीं होगा, पी प्लांट में स्मॉल वाई कैपिटल है, कैपिटल वाई, तो ये येलो, ये ग्रीन के लिए हो गया। अगर राउंड है वर्ड तो उसके लिए जो हम लोग करेंगे ना, उसके लिए जो हम लोग करेंगे उसके लिए हम लोग कैपिटल आर कर लेंगे। और रिंकल्ड भी होगा टर्म, हाँ रिंकल्ड भी है, तो उसके लिए जो जीन सेलेक्ट करते हैं, देखो पेयर में रखेंगे तो कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस तभी हो पाता है जब पेयर में होता है। अनपेयर्ड हो जाएगा तो ठीक है, वो जीन तो है बट एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जब तक पेयर में नहीं होगा तब तक वो एक्सप्रेस करेगा नहीं, कुछ काम ही नहीं कर सकता। खैर, हमारे पास क्या पेयर है सीड का, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड मतलब एक सीड है, एक सेकेंड क्या करें, तो पूरा हट गया, सॉरी यार, यहाँ पे फिर से करते हैं यार। देखो फिर से ग्रीन के लिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, ठीक है। येलो के लिए कैपिटल वाई, ठीक है। और क्या, राउंड के लिए कैपिटल आर, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। ये रहा हमारा जीन सिलेक्टेड। हमारे पास पहला पेयर है, यहाँ देखते हैं, पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्रीन राउंड सीड, तो ग्रीन कलर का सीड है और राउंड है और ग्रीन है।
और एक सीड है येलो रिंकल्ड, येलो है और रिंकल्ड है, येलो है रिंकल्ड है। तो इसके लिए जीन क्या बनेगी, इसके लिए क्या जीन बनेगी, ग्रीन रिंकल्ड, ग्रीन राउंड है तो कैपिटल आर शेप वाला पहले ले लेते हैं, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई एक साथ रहेंगे, ठीक है। और इसके लिए हम आते हैं तो क्या है, येलो रिंकल्ड, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, उसके लिए यही रहेगा, ये हमने जीन सेलेक्ट कर लिया है। अब क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराने से पहले गैमेट बनाया जाता है, गैमेट बनाना सिखा नहीं सकते कि MPYQ सीरीज में थोड़ा टाइम लगता है, पर यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो गैमेट बनेगा वो कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक तरफ भाई इसमें से एक आ जाएगा कोई और इसमें से एक आ जाएगा, दोनों सेम ही है, कैपिटल तो एक कैपिटल आर ही आएगा, ये 100% है। तो एक ही तरह का गैमेट बनेगा, जितने भी बना लो एक ही तरह का बनेगा, यही बनेगा। और इसमें भी यही होगा कि भाई इसमें भी कोई हेट्रोजाइगस नहीं है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कहीं पे भी हेट्रोजाइगस फॉर्म नहीं है। हेट्रोजाइगस फॉर्म नहीं समझ में अगर आपको आता तो उसके लिए आपको हमें डिटेल वाली लेक्चर में आना पड़ेगा, फुल लेक्चर जहां पे हम पूरे चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। फिलहाल ये रहेगा, ये बन गया हमारा गैमेट। गैमेट बना लिया, अब उसके बाद हम क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस कराते हैं तो आर के साथ आर आएगा और वाई, कैपिटल वाई पहले करो, स्मॉल वाई बाद में करो, ये आएगा। F1 जनरेशन में जितने भी आएंगे सब यही आएंगे, ज्यादा बनाने की फायदा नहीं है, जितने भी आएंगे सब यही आएंगे। अगला भी कोई मेंबर होगा या होगा कोई सीड तो यही आएगा F1 जनरेशन, F1 प्रोजीनी यानी F1 जनरेशन, यही तो पूछ रहा था। तो क्या है उसके अंदर, अगर इसका मैं इसका मैं देखूं कि ये सीड कैसा होगा, इसका फेनोटाइपिक कैरेक्टर देखूं, तो कैपिटल और स्मॉल आर, अरे कभी भी कैपिटल आर डोमिनेंट है, स्मॉल आर रिसेसिव है, तो हमेशा कैसा बनेगा भाई, कैसा बनेगा, तो राउंड का राउंड ही रहेगा, क्योंकि डोमिनेंट जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। कैपिटल वाई येलो है और डोमिनेंट है, याद ये भी रखना कि ये डोमिनेंट है, ठीक है, ये भी डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो अगर कोई रिसेसिव कैरेक्टर किसी डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ आएगा तो रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जो डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस करेगा। जैसे कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर की आदत है, एक्सप्रेस करने की आदत है, चूंकि वो डोमिनेंट है और राउंड एक्सप्रेस करना चाहता है, तो स्मॉल आर को होने की, जबकि स्मॉल आर रिंकल को एक्सप्रेस करता है, उसके बावजूद भी स्मॉल आर का कोई कैरेक्टर आगे नहीं बढ़ेगा, राउंड का राउंड ही सीड होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं भाई, और यहाँ पे भी ये साथ में रखे हैं तो येलो के येलो ही रहेगा, तो मतलब हमारा जो सीड बनेगा वो राउंड येलो बनेंगे। मैं इतना ही कॉन्सेप्ट बता सकता, और इसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आया हो तो एक चूंकि PYQ सीरीज है, इसके लिए माफी चाहिएगा, आपको फुल डिटेल लेक्चर में आना पड़ेगा इसमें, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। फिर करके राउंड येलो, राउंड येलो यानी सी ऑप्शन हो जाएगा अपना। तो F1 प्रोजेनी राउंड येलो हो गया, F1 ही तक जाना है, ये भी याद रखेंगे क्वेश्चंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में होमोलोगस ऑर्गन, ये तो आप सबको पता होगा। होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन जिसका बेसिक स्ट्रक्चरल जो ढांचा है, स्ट्रक्चरल बनावट है, बेसिक स्ट्रक्चरल फॉर्म वो सिमिलर होगा। जैसे कि हमारा ये 4 आर्म, ठीक है, और चीता समझते हैं ना, उसके जो अगला है 4 लिम्स है, उसके बोन का जो ढांचा है, नंबर ऑफ बोन या बोन की जो बनावट है, कुछ बेसिक जो है सेम होता है, शोर से करता है। और उसका भी 4 आर्म का ओरिजिन वही है जो हमारा है, जो बोन सब में है वही बोन सूज में भी है, तो ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन वो अपने अगले पैर से भागता है, दौड़ता है, रनिंग में इस्तेमाल करता है, और हम लोग अपने इस 4 लिम्स यानी कि हैंड का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को पकड़ने में, कैच करने में, झापड़ मारने में। यानी हमारा काम अलग है अपने हाथ से, वो अपने जो अगला पैर है, जो 4 लिम्स है, जो है उसका इस्तेमाल अलग जरूर करता है। बैट भी है, उसके पास भी 4 लिम्ब होता है, उसके भी जो बोन्स के जो नंबर्स होते हैं, जो बोन्स के बेसिक स्ट्रक्चरल फॉर्म होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए, वो सारा चीज हम ही से मिलते हैं बैट के, ठीक है। बट बैट उस 4 विंग से उड़ने का काम करता है, हम लोग नहीं उड़ते, हाथ से हिला के थोड़ी ना उड़ते हैं, अरे कोई फिल्मों के परी थोड़ी ना कि हाथ उड़ा हिला के उड़ जाएंगे, ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गन एक ऐसा जिसका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन काम अलग हो, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन नहीं, फंक्शन है, डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, ऑप्शन डी। ओके,
ये क्वेश्चन है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, आपके एनसीईआरटी में मे भी नहीं है, श्योर नहीं, मुझे शायद नहीं है। चलो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद नहीं है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। लाइफ जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ओरिजिनेट होके आई है, इस बात को किसने प्रूफ किया था? ठीक है, तो आप इस बात के जो प्रूफ किया था, एक प्रूफ नहीं, हाइपोथेसिस दी थी। ऑपरेन और हाल्डेन नाम के दो साइंटिस्ट थे। ऑपरेन जो रशिया से बिलोंग करता था, हाल्डेन जो इंग्लैंड से बिलोंग करता था। इन दोनों ने एक हाइपोथेसिस दिया था और उस हाइपोथेसिस में यही कहा गया था कि लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक चीजों से आई है। देखो हाल्डेन होना चाहिए, आंसर में हाल्डेन नहीं है, इसको एन कर लो। सी, ऑपरेन तो है ही नहीं, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 था ये, ठीक है। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। The phenotypic ratio of Mendel monohybrid cross between pure tall and dwarf varieties. Pure tall, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को थोड़ा सा मैं बता रहा हूं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो था मेंडल का, क्रॉस ऑफ मेंडल उसको थोड़ा सा बता रहे हैं। उसने ना सेलेक्ट किया प्योर टॉल एंड प्योर डॉफ। डॉफ तो हमेशा प्योर होगा, याद रखना कि कोई रेसेसिव कैरेक्टर कहीं पे शो हुआ है, और रेसेसिव कैरेक्टर तभी शो हो सकता जब वो प्योरली सारे के सारे जीन उसमें रेसेसिव एक साथ होंगे, तभी वो शो हो पाएगा। तो डॉफ लिया था। डॉफ का मतलब अगर मैं हाइट के हिसाब से टी जीन सेलेक्ट करता हूं, टी, तो कैपिटल टी टॉलनेस के लिए होगा, ठीक है। प्योर टॉल है तो कैपिटल टी होगा। प्योर डॉफ तो प्योर ही होता है, ये तो हमेशा प्योर होता है, ठीक है। रेसेसिव कैरेक्टर हमेशा प्योर होता है, तो ये हमारा जीन हो जाएगा। ये जो सेलेक्ट किया था, हमारा नहीं, मेंडल का। इनको क्रॉस कराएंगे। अच्छा पहले गैमेट बना लेते हैं। इससे गैमेट बनेगा सिर्फ एक टी, इससे बनेगा एक टी, ठीक है। ये गैमेट्स है, ये पेरेंट थे। क्रॉस करेंगे, जो बच्चे आएंगे F1 ही जे कहलाएंगे, ठीक है। इसका कोई पूछेगा कि कैसा दिखेगा, भाई टॉल का टॉल ही रहेगा, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है, कैपिटल टी डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है। तो जब ये रहेगा अकेला भी और इधर से एक आएगा, फिर भी कैरेक्टर इसी का एक्सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि इसकी चलती है इसमें। प्लांट टॉल होगा, लेकिन जेनोटाइप चेंज हो गया। यहाँ पे टॉल कैपिटल टी वाला, यानी कि प्योर टॉल था, ये प्योर टॉल नहीं। टॉल तो है लेकिन प्योर टॉल नहीं, इम्प्योर टॉल है। हेटेरोजाइगस टॉल बोलते हैं इसको, हेटेरोजाइगस टॉल, ठीक है। अब क्या करना है, और भी एक ही नहीं होंगे ना, बहुत सारे सीड्स होंगे, मैं मिटा देता हूं इसको, और बहुत सारे होंगे इसमें, जितने भी बहुत सारे होंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे, जितने भी होंगे सैकड़ों हजारों लाखों, वो सारे के सारे सीड्स जो होंगे वो हेटेरोजाइगस टॉल होंगे, ठीक है। ये तो F1 जनरेशन है, लेकिन क्वेश्चन में F2 जनरेशन तक पहुंचना है। जो F2 जनरेशन तक हमें जाना है, तो क्या करते हैं, इसको और क्रॉस कराते हैं। इन दोनों को आपस में क्रॉस करा देते हैं। इन दोनों को कोई भी दो का उठा के क्रॉस करा देते हैं। थोड़ा सा पन्नेट स्क्वायर का हेल्प ले लेते हैं। इसको हम पन्नेट स्क्वायर बोलते हैं, इसका हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। पन्नेट स्क्वायर, यह है पन्नेट स्क्वायर। हम बिना इसके भी कर सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सा आसान कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, ये दो ले लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं यहाँ पे, उन दोनों के जीन को थोड़ा सा दूर दूर लिख देते हैं, इसको भी उठा लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, दूर ले लेते हैं। अब इनको क्रॉस करा देते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये प्लांट क्या पूछ रहा, फेनोटाइपिक रेशियो, मतलब दिखता कैसे है। तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा टॉल, प्योर टॉल है लेकिन टॉल। ये भी क्या है भाई, हेटेरोजाइगस टॉल, तो टॉल ही तो दिखेगा, बाहर से तो टॉल ही दिखेगा। और ये डॉफ दिखेगा। तो 3 टॉल है, एक डॉफ है, तो रेशियो क्या होगा, 3:1 होगा इसका। ये जितने भी लोग हैं ना, ये F2 जनरेशन के, क्योंकि F1 जनरेशन के क्रॉस करने की वजह से बना है, तो हम इनको F2 जनरेशन कहेंगे। तो हम 3:1 रेशियो ये आएगा। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपको डिटेल लेक्चर में का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से वहां पे हम समझाएंगे आपको, रुक के आराम से। यहाँ थोड़ा जल्दी भी है, फिर भी हम आपको बहुत टाइम दे रहे हैं इस चीज का, जितना नहीं देना था।
एवोल्यूशन अकर्स ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से एवोल्यूशन हुआ। ये किसकी हाइपोथेसिस थी? मतलब नेचर ने क्या किया कि किसी भी जानदार के ऊपर एनवायरमेंटल प्रेशर डाल दी, जैसे क्लाइमेट चेंज करती है। कोई जानदार है जो एक खास 10 डिग्री सेल्सियस में रहने की आदत थी, अचानक वो जहां पे रह रहा था वहां का टेम्परेचर ज्यादा हो गया। अब उस जानदार को जीना है तो अपने बॉडी को उस हिसाब से बनाना पड़ेगा ताकि उस टेम्परेचर में वो एडेप्ट कर जाए। तो नेचर की वजह से वो एक नई वेरिएशन लेके अपने अंदर आएगा और वेरिएशन लाते लाते पूरा का पूरा स्पीसीज भी एक दिन चेंज हो जाता है। तो नेचुरल सिलेक्शन की मदद से, नेचुरल सिलेक्शन नेचर की वजह से नई स्पीसीज का जन्म हो जाना, पुराने स्पीसीज से, पुराने वैरायटी से नई वैरायटी बन जाना, यही तो एवोल्यूशन है। इसे एवोल्यूशन ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। और ये बात डार्विन ने कहा था, ठीक है, ये बात डार्विन ने कहा था। नेचुरल सिलेक्शन टर्म डार्विन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन जब भी आ जाए सभी डार्विन के लिए कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन में एक और है, इसका नाम लमार्क है, बट यहाँ पे हमें उसके बारे में दिखाया नहीं तो हमें डार्विन का नाम लेना। चार्ल्स डार्विन नाम था। 2021 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 हमें क्या कहता है? विच इज नॉट इनहेरिटेड डिजीज, वो डिजीज जो माँ बाप से नहीं आई है उसके बारे में बात करना। कुछ डिजीज होती है जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिसऑर्डर, जो आ ही जाती है उसके लिए, ना ही तुम खराब खाना खाए हो उसकी वजह से हुआ है, ना तुम्हारा कोई लाइफ स्टाइल खराब था उसकी वजह से। कोई जीन है जो माँ बाप दादा दादी से ट्रेवल होके, ट्रांसफर होके तुम तक पहुंच गई है और उस जीन की वजह से वो बीमारी पैदा हो जाती है, उसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, या फिर इनहेरिटेड डिजीज कहते हैं उसे। हेमोफीलिया इनहेरिटेड डिजीज है, माँ बाप से आता है। कलर ब्लाइंडनेस इनहेरिटेड डिजीज है। क्लिंगफिल्टर ये भी क्या है? जीन की वजह से होता है, क्रोमोसोम की वजह से होता, तो ये भी है। 3 तो है। तो टाइफाइड, टाइफाइड किसी को भी तो हो जाता है। तो टाइफाइड ऐसा है जो नॉट इनहेरिटेड, यहां आप जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन से, मेंडल यूज नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी अमंग देम ऑन अफेयर्स। तो बताओ, उस पेयर ऑफ कैरेक्टर की बात हो रही है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, पेयर ऑफ कैरेक्टर की बात कर रहा है। वो कौन सा पेयर है जो मेंडल ने अपने कैरेक्टर जो 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किया था उसमें लिया है? तो अब देखोगे, फ्लावर का कलर उसने रेड लिया था और व्हाइट लिया था। फ्लावर का कलर उसने रेड लिया था और व्हाइट लिया था। नहीं 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 नहीं, फ्लावर का कलर उसने क्या क्या लिया था? एक तो शायद वायलेट लिया था और दूसरा व्हाइट लिया था। तो वायलेट और व्हाइट होगा, वायलेट और व्हाइट, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा व्हाइट वायलेट फ्लावर। लिया इसमें जो वायलेट है वो डोमिनेंट है और ये रिसेसिव लिया था, ठीक है, ये लिया था। ओके, फ्लावर ही था, सब फ्लावर पे ही है। ये वाला कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था। 7 कैरेक्टर लिया था, वो आप देखेंगे एनसीईआरटी में भी है, तो आप देख सकते हो वहां पर जाकर। तो फेनोटाइपिक रेशियो इन मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस करके तो नहीं दिखाएंगे भाई, टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन फेनोटाइपिक रेशियो उसका है 9:3:3:1 फेनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। 9331 9331 9331, बस आपको यही याद रखना है, तो आपका आंसर हो गया। अगर ये तो खाता फेनोटाइपिक रेशियो, जेनोटाइपिक रेशियो पूछता, जेनोटाइपिक रेशियो पूछता तो तुम कैसे ले लेते? इसको तोड़ते हैं, 9 को तोड़ोगे तो आएगा 5:4, बाकी 3 को तोड़ सकते हो तो 1:2 1:2:1 ये आ जाएगा। इसको और तुम तोड़ सकते हो, इसको 5 को एक बार और तोड़ दो, 1:2:2 कर सकते हो, 4 को रहने दो, 1:2:1:2:1 ये रेशियो 12 24 12 12 1। ये मेंडल का टेलीफोन नंबर है, ठीक है, मतलब इसको हम जेनोटाइपिक रेशियो कहते हैं, ये आपको याद कर सकता है। हर क्वेश्चन में पूछा था फेनोटाइपिक रेशियो जो ये है, और आप चुपचाप यहां लगा देंगे 9:3:3। तो क्वेश्चन 10 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है? इफ ए येलो सीड वेराइटी, येलो सीड है,
variety of P is crossed with green seed variety, then F1 all of these seeds will be येलो सीड, मतलब कैपिटल वाई, चलो व्हाइट से लेते हैं क्योंकि व्हाइट से तुम लोगों को लिखने दिखाई देता सर। कैपिटल वाई ये येलो सीड मान लेते हैं। येलो सिर्फ वैरायटी है, ना ही उसने कहा कि हेटेरोजाइगस येलो या फिर होमोजाइगस येलो यानी प्योर येलो, पर हम अपनी तरफ से प्योर येलो वाले ले लिए। और क्रॉस विथ ग्रीन सीड, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई ले लेते हैं। ठीक, ये तो हम जीन सेलेक्ट किए थे जो मेंडल ने किया था अपने उस चार्ट के अंदर। तो अगर इसको मैं क्रॉस कराता हूं, यहां से गैमेट कैपिटल वाई आएगा, यहाँ पे स्मॉल वाई आएगा, क्रॉस कराऊंगा यही आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो जितने भी सीड आएंगे इसका नाम है इसे F1 जनरेशन। ये तो पेरेंट है, पेरेंट के बाद जो पहला जनरेशन उसे हम F1 जनरेशन कहते हैं। तो F1 जनरेशन में जितने भी आएंगे यही वाला होगा। और फिर से ये डोमिनेंट है, रिसेसिव है, तो भाई क्या होगा, येलो ही तो होगा। हेटेरोजाइगस येलो कह लेंगे लेकिन वो तो है नहीं, तो सीधा येलो। सारे के सारे जितने भी प्लांट्स होंगे वो ऑल द सीड्स कैसे होंगे, सबके सबको येलो होंगे। ठीक है, बहुत आसान है और इसमें थोड़ा सा याद भी कम रखना पड़ता है, बस एक आध बार समझना होता है। इन ह्यूमन बीइंग सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्स क्रोमोसोम बोथ एक्स एंड वाई, केवल वाई क्रोमोसोम ऐसा है कि अगर गया तो लड़का, अच्छा खाली एक्स थोड़े एक्स वाई दोनों जाएंगे तब दोनों सही होगा, लेकिन एक्चुअली में सेक्स डिटरमाइन कौन करेगा, एक्स तो हर बार ही जाएगा एक तरफ से। हाँ ठीक, दोनों से। एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, हमारा आर्म और डॉग का फोरलेग दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन सेम है बट काम अलग है। कुत्ता दौड़ता है अगले पैर से और तुम जो है उससे कुछ पकड़ते हो, तो ठीक है, ये तो ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन है। और टिथ एंड एलिफेंट टस्क, दोनों में देखना, दोनों में इंसीजर जो है कॉमन होता है स्ट्रक्चर दोनों का। हमारा इंसीजर और इसका एलिफेंट टस्क जो एक दांत होती है ना बाहर की तरफ निकली हुई होती है, वो उसका इंसीजर होता है, जिसे हम एलिफेंट टस्क कहते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, काम अलग अलग है। ठीक है, उससे वो फाड़ने चढ़ने पता जो भी काम अलग है, हम अपने दांत से कुछ और करते हैं, वो अपने दांत से कुछ और करते हैं, तो काम अलग है। ये भी है, ये भी है, इसलिए ये भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड बी, डी ऑप्शन, राइट ऑप्शन। क्वेश्चन, which is the correct order of geological time scale for vertebrate evolutions? वर्टिब्रेट एवोल्यूशन की बात हो रही है। वर्टिब्रेट एवोल्यूशन कब हुआ था? जो वर्टिब्रेट एवोल्यूट होके आए थे, या फिर समझ लो कि जानदार जो एवोल्यूट हुए थे, उस टाइम स्केल को कई सारे हिस्सों में बांटे थे। बड़े टाइम स्केल को, एक बहुत बड़े टाइम स्केल को इपॉक कहते हैं, और यहां पे जो नाम दिया है इसमें कोई इपॉक नहीं है। उससे जस्ट छोटा जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं एरा। यहां पे एरा दिया हुआ है, ये सब एरा के नाम है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के एरास के नाम है। एरा जिसमें सबसे पुराना एरा होता है पेरिकाम्बियम, दूसरा पेलोजोइक, पेरिकैम्ब्रियन, पेलोजोइक, मेसोजोइक एंड सिनोजोइक, ये चार एरा है। सीक्वेंस में ये सही पड़ता है। पहले आया था पेरिकाम्बियम, फिर आया पेलोजोइक, फिर आया मेसोजोइक, फिर आया सिनोजोइक। ठीक, ये भी क्लास 12th का ही सवाल है, तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मिल गए ऊपर से। जेनोटाइप फॉर ब्लड ग्रुप AB, AB ब्लड ग्रुप के लिए जेनोटाइप्स क्या होगा? अगर ब्लड ग्रुप AB आया है तो एक जीन IA होगा उसके अंदर और दूसरा है IB, तभी इसको हम कहेंगे AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये फेनोटाइप हो गया क्योंकि ये ग्रुप दिखा रहा है, इसको हम फेनोटाइप बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम जेनोटाइप बोलेंगे, जेनोटाइप बोल लेंगे। ठीक है, तो IAIB थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा है, बट ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से लिखना था।
ठीक है चलता है। 16 नंबर क्वेश्चन में इन डाइहाइब्रिड क्रॉस ले रहे हैं ऑफ येलो एंड राउंड सीड, येलो राउंड सीड, ग्रीन रिंकल सीड को लिया, F2 सीड सोन फॉर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन द रेशियो। अरे वही पूछा, मेंडल के जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है वहां पर फेनोटाइपिक रेशियो क्या होंगे F2 जनरेशन में, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी कौन कौन से कॉम्बिनेशन थे, तो उस हिसाब से रेशियो हम निकाले थे ना F2 जनरेशन को। सेम सवाल है कि उसमें भी अगर देखोगे डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था तो येलो राउंड लिया था, येलो मतलब कैपिटल आर लिया था उसने, येलो राउंड लिया था, कैपिटल वाई लिया, ठीक है, स्मॉल आर लिया और इसको क्रॉस कराया पहली बार में, यहाँ पहली बार क्रॉस कराया तो ये आया था, ठीक है, ये हम ले आए थे। और ऐसे एक और लोगों से मिला के इसी तरीके का, एक और है, इन दोनों को क्रॉस करा दिया तो 9 ऐसे आए जो राउंड येलो थे, 9 ऐसे आए जो राउंड येलो थे, 9 ऐसे आए जो राउंड येलो थे, ठीक है, 3 ऐसे आए जो राउंड ग्रीन थे, 3 ऐसे आए जो रिंकल्ड येलो थे, ठीक है, और 3 ऐसे आए, 16 अगर देखा जाए टोटल 16 में बात किए जाते हैं, 16 आउटकम टोटल लेना है, 16 उसमें देखना है, इसमें 3 रिंकल्ड, एक ऐसा है जो रिंकल्ड ग्रीन था, तो रेशियो यही आता है 9:3:3 ऐसे की बात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन 16 हो गया, क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। 2015 तक आ गए हम लोग, 15 तक, इससे 2-3 दिन क्वेश्चन भी आए हैं कभी कभी। एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, फिर से आ गया कि होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल बताइए। आवर आर्म एंड डॉग 4 लेग, तो पहले भी हो चुका है, राइट ऑप्शन है। आवर टीथ एंड एलिफेंट टच, ये भी राइट ऑप्शन है। पोटैटो एंड रनर ऑफ ग्रास, पोटैटो का स्टेम और ग्रास का स्टेम ओरिजिन वाइज सेम है, केमिकली सेम है, इसीलिए उसको माना गया है, हालांकि काम अलग अलग है। रनर ऑफ ग्रास का कुछ और काम है, पोटैटो का जो स्टेम है रनर है उसका अलग काम है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज सेम है, इसीलिए हम इसको भी होमोलोगस ऑर्गन मान रहे हैं। और ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये रहा हमारा 17 क्वेश्चन टोटल रहे, इसको हमने अभी डिस्कस किया। हम लोगों ने 2025 से लेकर 15 तक हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन में जितने भी आए थे सवाल, उन सबको डिस्कस कर लिया। सो लेट्स थैंक यू। एंड ये हमारे जो स्टार परफॉर्मर है 2025 के, इन्होंने यहाँ से LMH से ही निकाला है। बहरहाल आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। बस एक लाइक जिससे मैं आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा और काफ़ी हम आपके लिए मेहनत कर सकेंगे, हमारे अंदर मोटिवेशन आ जाएगा। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।